हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल गणेशाय वर्ल्ड। दोस्तों, आज की वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री में ऑक्सीजन पर बात करेंगे। ठीक है, इसमें दोस्तों हम ऑक्सीजन का इंट्रोडक्शन देखेंगे, ऑक्सीजन के भौतिक गुण देखेंगे, ऑक्सीजन के रासायनिक गुण देखेंगे एवं इसके बाद ऑक्सीजन के हम उपयोग देखेंगे, है ना। क्या इसकी उपयोगिता है, कैसे ये क्रिया करता है, मतलब कैसे इसके साथ हमें व्यवहार जो बिहेव है ना वो करना चाहिए, ये सब चीजें हम आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों मस्ट वीडियो होने वाली है ना। तो आपको अच्छे से देखना है और पूरा देखना है ना। और दोस्तों इससे पहले यदि आप नए व्यूअर हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रेड कलर का जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके उसके पास बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए दोस्तों, जिससे आपके पास समय समय से नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, है ना। तो दोस्तों आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ऑक्सीजन की बात करें तो जो ऑक्सीजन दोस्तों होता है एक द्विपरमाणु। देखो ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो द्विपरमाणु अणु होता है। मतलब ऑक्सीजन कभी इस रूम में नहीं रहता, हमेशा ये O2 के रूप में रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन को हम किससे व्यक्त करेंगे, O2 से। जब भी हमसे बोला ऑक्सीजन लिखो तो आप क्या लिखोगे, O2 लिखोगे, है ना। कभी भी आप O अकेला नहीं लिखोगे। ठीक है, अगर आप O अकेला कभी लिख देते हो तो ये हमारा कहलाता है नवजात ऑक्सीजन। क्या कहलाता है, नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, अकेला आपने O लिखा तो वो कहलाएगा केवल नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, यदि आपको ऑक्सीजन लिखना है, वायु लिखना है, तो आप हमेशा क्या लिखोगे, O2 लिखोगे। ठीक है, जब से किसी ने आपसे बोला नवजात ऑक्सीजन लिखो तो आप ये लिखोगे, लेकिन किसी ने ऑक्सीजन का बोला तो आप O2 ही लिखोगे। ठीक है, इसी प्रकार एक कॉन्सेप्ट और बता रहा हूं दोस्तों, अगर H को एक अणु के रूप में लिखना है, एक परमाणु के रूप में लिखना है H को, तो ये हमारा कहलाता है नवजात हाइड्रोजन। क्या, नवजात हाइड्रोजन। ठीक है, और अगर किसी ने बोला हाइड्रोजन लिखो तो आप क्या लिखोगे, H2 लिखोगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये हो गई कि ऑक्सीजन एक द्विपरमाणु अणु है। ठीक है, जिसको हम O2 से व्यक्त करते हैं। अब दोस्तों एक O2 से व्यक्त करते हैं, ठीक है, तो दो के लिए हम क्या बोलते हैं, डाई, और ये हमारा क्या है, ऑक्सीजन, है ना। तो जो ऑक्सीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, डाई ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, और हम इसको O2 से व्यक्त करते हैं। ठीक है, चलो अब दोस्तों हम इस पे आगे बात करते हैं। तो दोस्तों जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन की खोज की थी किसने, सीले और प्रिस्टिले, है ना। दोस्तों सीले और प्रिस्टिले नामक दो महोदय थे। ठीक है, उन्होंने ऑक्सीजन की खोज की थी। ठीक है, और ऑक्सीजन की खोज इन्होंने कब की थी, 1872 में और 1874 में। ठीक है, मींस इनने 1872 में और इनने 1874 में की थी। ठीक है, अब डाइऑक्सीजन की बात करें तो आप दोस्तों डाइऑक्सीजन के जो ऑक्सीजन, देखो अब डाइऑक्सीजन, इसको पहले हम क्या बोलते थे, डाइऑक्सीजन बोलते थे। क्या बोलते थे, डाइऑक्सीजन। अब ये डाइऑक्सीजन को अब हम डायरेक्ट हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजन बोलते हैं, है ना। तो डाइऑक्सीजन है, इस डाइऑक्सीजन को जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन नाम किसने दिया था, तो ये दिया था लेबोजिए महोदय ने। किसने दिया था, लेबोजिए महोदय ने। इस चीज को आप याद रखना। अब दोस्तों वायुमंडल की उपस्थिति की बात करें तो जो हमारा वायुमंडल है, उस वायुमंडल में 20.98% है ना। तो डायरेक्टली हम क्या बोलते हैं इसको, 21%। ठीक है, तो जो वायुमंडल है हमारा, उस वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन गैस उपस्थित है। समझ में आपको आया। और आपको ये भी पता है कि जो 78% है वो कौन सी गैस है, नाइट्रोजन गैस है ना। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, तो इस चीज को आप याद रखना है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे हम इसके भौतिक गुणों पे बात करेंगे। ठीक है, तो यदि हम दोस्तों ऑक्सीजन के भौतिक गुण की बात करें तो ऑक्सीजन के भौतिक गुणों में दोस्तों जो ऑक्सीजन होती है एक ऐसी गैस है, ना तो इसका रंग होता है, ना इसकी कोई गंध होती है, और ना ही इसका क्या कोई स्वाद होता है। क्या बोला, ना इसकी गंध होती है, ना इसका रंग होता है, और ना ही इसका क्या है, स्वाद होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, यह है रंगहीन, रंगहीन, गंधहीन, गंधहीन, व स्वादहीन, स्वादहीन गैस है। ठीक है, यह रंगहीन, गंधहीन और कैसी, स्वादहीन गैस है। कौन, ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये हमारा इसका पहला भौतिक गुण हुआ। अब दोस्तों हम आगे बात करें तो आप दोस्तों आपको पता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में मिलते हैं
तो जल का निर्माण हो जाता है। किसका निर्माण होता है? जल का। ठीक है, तो अब जल का निर्माण हो गया ना, अब फिर हम इसमें यदि ऑक्सीजन को मिलाएं तो ऑक्सीजन जो है जल में घुलेगी तो, लेकिन जैसी घुलनी चाहिए वैसी नहीं घुलेगी, फिर वो क्या होगी? अल्प मात्रा में घुलेगी। ठीक है, तो हम दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं? यह है जल के साथ अल्प विलेय है, अल्प विलेय है। अब बोलोगे सर ये तो जल का निर्माण ही करती है, फिर कैसे अल्प विलेय है? हाँ, तो भाई ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो ये जल का निर्माण हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब जब ये जल का निर्माण हो जाएगा फिर आप इसमें ऑक्सीजन मिलाओगे तो वो कम मात्रा में मिलेगी। ठीक है, तो यह जल के साथ अल्प विलेय है। ठीक है, अब दोस्तों मैंने एक पॉइंट आपको ये भी बताया था कि ये वायुमंडल में 21% उपस्थित है। ठीक है, तो आपको ये भी लिख लेना है, यह है वायुमंडल में 21% उपस्थित है। ठीक है, इसकी वायुमंडल में 21% उपस्थित है, ये याद रखना। अब दोस्तों आगे हम बात करें तो आगे हम दोस्तों इसके द्रव में, और आपको पता है जो ऑक्सीजन है वो गैस अवस्था में होती है। ठीक है, तो हम आपको बताने वाले हैं कि ये द्रव अवस्था में कब परिवर्तित हो सकती है, और यदि हम इसको ठोस अवस्था में परिवर्तित करना है तो ये कब हो सकती है। ठीक है, तो ध्यान रखो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो ऑक्सीजन गैस होती है ये -82, क्या बोला मैंने? ये -82 डिग्री सेल्सियस ताप पर है ना। अगर इसका हम ताप, जो ऑक्सीजन है इसका ताप अगर हम -82 डिग्री सेल्सियस कर दें, बहुत ज्यादा कम कर दें, है ना, तो इस ताप पर ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, तो यह -82 डिग्री सेल्सियस ताप पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, अच्छा चलो ये हमारा चौथा पॉइंट हुआ। इसके बाद दोस्तों हम पांचवें पॉइंट पे बात करते हैं। अब हम पांचवें पॉइंट में बताएंगे ठोस में कब परिवर्तित होती है। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या होता है? -218 डिग्री सेल्सियस ताप पर, कितना? -218 डिग्री सेल्सियस यदि ताप पर हम ले जाएं तो, है ना, तो इस ताप पर ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। कौन? ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये -218 डिग्री सेल्सियस ताप पर ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना दोस्तों। ये इसके भौतिक गुण हुए। अब इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं इसके रासायनिक गुण। अब दोस्तों हम ऑक्सीजन के रासायनिक गुणों पे बात करते हैं। तो दोस्तों इसका सबसे पहला रासायनिक गुण ये है कि यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। मतलब दोस्तों ये लिटमस पेपर होता है, उस लिटमस पेपर पर हम डाल दें अगर इस ऑक्सीजन को, तो उस लिटमस पेपर का कोई भी कलर चेंज नहीं होता। ना तो ये नीले को लाल करता है और ना ही ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। ठीक है, तो आपको पता है दोस्तों जो लिटमस पेपर होते हैं वो दो ही प्रकार के होते हैं, एक नीला और एक लाल होता है। ठीक है, तो ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है उसे हम क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। और ऐसा पदार्थ जो नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर को क्या कर देता है? नीला कर देता है, उसे हम क्या बोलते हैं? क्षार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षार, है ना। तो इस चीज को आपको याद रखना। अब दोस्तों ये अम्ल और क्षार को कैसे याद करें कि कैसे लाल कर देता है, कैसे, तो मैं उसकी ट्रिक बता रहा हूं दोस्तों। आपको ये शब्द याद रखना है अनिल। क्या रखना है? अनिल। और दूसरा एक आपको शब्द याद रखना है छलनी। क्या? छलनी। ठीक है, अब आपको कैसे पता चलेगा कि अम्ल नीले को लाल करता है? तो देखो आपको एक शब्द याद रखना है अनिल, है ना। अनिल से क्या हुआ? आ से क्या हुआ? अम्ल, है ना से क्या हुआ? नीला, और ला से क्या हुआ? लाल, है ना। तो जो अम्ल है वो नीले को क्या करता है? लाल करता है। ठीक है, इस अनिल से आप अम्ल को याद रख लोगे। अब दोस्तों दूसरा हमारा क्या है? छलनी। ठीक है, अब छलनी, इस छा से क्या बनेगा? क्षार बनेगा, और इससे ला से क्या बनेगा? लाल बनेगा, और इस ना से क्या बनेगा? नीला बनेगा। ठीक है, तो क्षार क्या करता है? लाल को नीला। ठीक है, तो लेकिन दोस्तों जो ऑक्सीजन है ना ही वो लाल को नीला करता है और ना ही वो नीले को लाल करता है। मतलब ये उदासीन प्रकृति का होता है, कोई भी इसमें कलर चेंज नहीं होता। ये कैसा होता है? उदासीन। ठीक है, तो यह लिटमस के प्रति उदासीन होता है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम आगे इस पे बात करेंगे। अब दोस्तों हमारा इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है धातुओं से क्रिया। किससे? धातुओं से क्रिया।
ठीक है। अब आपको ये बताना है कि जो ऑक्सीजन है वो धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो मैं आपको धातु से क्रिया करके खुद बता देता हूं। ठीक है, जैसे आपको पता है दोस्तों, जो सोडियम है वो क्या है, एक धातु है। क्या है वो, एक धातु है। ठीक है, अब इस सोडियम की यदि मैं ऑक्सीजन से क्रिया कराऊं, ये आपका O2 है। ठीक है, तो आप दोस्तों, आपको सभी को पता है कि जब सोडियम होता है तो उस पर क्या होता है, Na+ चार्ज होता है, और जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन पर 2- चार्ज होता है, ये होता है। ठीक है, तो अब जब ये फार्मूला बनाएंगे तो ये वाला इधर आएगा और ये वाला इधर आएगा। ठीक है, तो ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, Na2, और ये क्या हो जाएगा, O, है ना। तो क्या बन गया, ये ऑक्साइड बन गया। मैंने आपको बार बार बताया है ऑक्सीजन का यौगिक क्या होता है, ऑक्साइड होता है। ठीक है, तो अब ये ऑक्सीजन का यौगिक ही तो बना है, तो ये क्या बन गया, ऑक्साइड बन गया। ठीक है, अब बाकी इस ऑक्साइड का नाम क्या है, तो इसका नाम क्या है, देखो सोडियम और ये ऑक्सीजन है, तो सोडियम ऑक्साइड। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये क्या बन गया हमारा, Na2O, है ना। तो अगर हम क्या हो, धातुओं की ऑक्सीजन से क्रिया कराएं तो हमें क्या प्राप्त होता है, ऑक्साइड होता है प्राप्त। क्या होता है, ऑक्साइड। ठीक है, अब जिस धातु से क्रिया कराएंगे उसी का ऑक्साइड प्राप्त होगा। ठीक है, अब आगे हम दोस्तों क्रिया करके बताते हैं। जैसे दोस्तों यदि हम जिंक की ऑक्सीजन से क्रिया करा दें, है ना, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देखो ये Zn हुआ और ये हुआ हमारा O, है ना। तो इस पर 2-, इस पर क्या होता है 2+, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारा ZnO। ठीक है, ZnO, है ना। इसी प्रकार हम कोई अन्य धातु की क्रिया करा दें, जैसे Al की हम ऑक्सीजन से क्रिया करा दें, तो देखो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, ये Al हुआ और ये O हुआ, तो इस पर 2-, इस पर 3+, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, Al2O3 बन जाएगा। ठीक है, Al2O3। ठीक है, तो सीधी सी बात, हम सब में देख रहे हैं कि क्या बन रहा है, ऑक्साइड बन रहा है। क्या बन रहा है, ऑक्साइड। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे इसमें, थ्योरी क्या लिखोगे, ऑक्सीजन धातु से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है। ऑक्सीजन धातु से क्रिया करके उनके ऑक्साइड बनाती है, ये लिख लेना, और इसके बाद आप अपनी कॉपी में ये लिख लेना। ठीक है, अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लें और हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों हमारा, अधातु से क्रिया। ठीक है, जब ऑक्सीजन अधातु से क्रिया करेगा तो क्या बनाएगा उसको समझेंगे। ठीक है, तो देखो आपको पता है दोस्तों, जो नाइट्रोजन है वो क्या है, अधातु है। जो हाइड्रोजन है वो भी क्या है, अधातु है ना। और इसके बाद यदि हम बात करें सल्फर की, तो ये सल्फर भी क्या है, अधातु है ना। टोटल कितनी अधातु हैं, टोटल कितनी अधातु हैं, 17 अधातु हैं, सॉरी दोस्तों 18। ठीक है, तो चलो अब आगे हम बढ़ते हैं। अब दोस्तों ऑक्सीजन से क्रिया कराना है, तो देखो ये नाइट्रोजन है, इसकी हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो आपको पता है क्या बनेगा। ठीक है, जब N2 और O आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, NO बनता है। क्या बनता है, NO, जो हमारा कहलाता है क्या, नाइट्रिक ऑक्साइड। क्या कहलाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्साइड। ठीक है, अब ये बैलेंस नहीं है रिएक्शन, है ना, बट ये रिएक्शन आपकी बैलेंस नहीं कर रहा हूं, मैंने पिछली रिएक्शनों को भी बैलेंस नहीं किया, आप उसको बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको यदि हम बैलेंस करेंगे तो क्या बन जाएगा, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन कितना है, 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2, है ना, तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब ये बताओ, नाइट्रिक ऑक्साइड तो है, लेकिन अगर ये वास्तविकता की बात करें तो वास्तविकता में क्या बोलेंगे, इसको ऑक्साइड बोलेंगे, नाइट्रोजन का ऑक्साइड बोलेंगे ना। ठीक है ना। तो जो अधातु हैं वो, सॉरी, जो ऑक्सीजन है अधातुओं से क्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। ये ऑक्साइड तो ही है, अब इसका नाम नाइट्रिक ऑक्साइड है, बट ऑक्साइड तो इसको हम बोलेंगे, है ना। ठीक है, उसी प्रकार हाइड्रोजन की क्रिया करा दो, है ना। तो यदि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है, ये तो दोस्तों आपको बहुत इजी रहेगा, है ना। क्या बनता है, जल बनता है, आपको बहुत अच्छे से पता है। बैलेंस करना है, बैलेंस कर दो, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 लगा दो, यहाँ पर 2 लगा दो, अब ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब दोस्तों सल्फर है, उसकी ऑक्सीजन से क्रिया करा दो, तो ये इसकी ऑक्सीजन से क्रिया हम करा देंगे तो क्या बन जाएगा, CO2 बन जाएगा, क्या, सॉरी SO2, क्या बन जाएगा, SO2 बन जाएगा, है ना। सी की कराएंगे क्रिया तो CO2 बन जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों सीधी सी बात हम ये देख रहे हैं, ये क्या है, ऑक्साइड है। क्या है, ऑक्साइड। अब इसका नाम तो आपको पता ही है, क्या है, जल या हाइड्रोजन ऑक्साइड, और इसका नाम क्या है आपको पता है, सल्फर ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, जब अधातु से ऑक्सीजन क्रिया करती है तब भी किसका निर्माण करती है, ऑक्साइड का। ठीक है, तो इसकी थ्योरी क्या लिखोगे, ऑक्सीजन अधातुओं से क्रिया करके उनकी ऑक्साइड बनाती है, और ये इसके एग्जाम्पल आप ले लेना। ठीक है, अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो।
नेक्स्ट है दोस्तों हमारा अमोनिया से क्रिया, कि मतलब जब ऑक्सीजन अमोनिया से क्रिया करेगी तो क्या बनाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों आपको अमोनिया का फॉर्मूला पता ही है, क्या होता है, NH3 होता है। ठीक है, अब इस NH3 की हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको पता है दोस्तों, जब N और O आपस में क्रिया करेंगे तो क्या बन जाएगा, NO बन जाएगा। ठीक है, और जब ये आपस में क्रिया करेंगे, है ना, तो आपको पता है जब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, अब रही बैलेंस करने की बात, तो बैलेंस आप कर लो। ठीक है, तो इसमें आप 4 लगा दो, इसमें आप 5 लगा दो, इसमें आप 4 लगा दो, इसमें आप 6 लगा दोगे। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो सीधी सी बात ये है कि जो अमोनिया है वो ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाती है, तो जो अमोनिया ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड और जल का निर्माण करती है। ठीक है, तो यही आपको अपनी थ्योरी में लिखना है और ये लिख लेना। तो सीधी सी बात दोस्तों, ये हमें समझना जरूरी है कि किससे क्रिया करेगा तो क्या चीज आपको बनेगी। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम दोस्तों आपको बताते हैं हाइड्रोकार्बन से क्रिया। क्या, हाइड्रोकार्बन से क्रिया, हमारा ये 5वां पॉइंट है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन से क्रिया, हाइड्रोकार्बन से क्रिया। ठीक है, ये हमारा 5वां पॉइंट है। अब ये हाइड्रोकार्बन क्या है, तो दोस्तों आपको पता है हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होता है। ठीक है, अब जैसे हाइड्रोकार्बन में हमने ले लिया CH4, जो मेथेन है वो हाइड्रोकार्बन है। आप कुछ भी ले सकते हो, है ना, C2H6 एथेन ले सकते हो, मेथेन। तो सीधी सी बात दोस्तों, हाइड्रोजन और कार्बन का जो यौगिक होता है उसे हम हाइड्रोकार्बन बोलते हैं, और इस प्रकार का आप कोई भी यौगिक ले सकते हो, उससे क्रिया करा सकते हो। ठीक है, तो ये हाइड्रोकार्बन हो गया, है ना। अब इस हाइड्रोकार्बन की जब हम ऑक्सीजन से क्रिया कराएंगे तो आपको खुद पता है, जब O C से क्रिया करेगा तो क्या बनता है, हमेशा याद रखना, जब O और C आपस में क्रिया करेंगे तो CO2 बनेगा, है ना। अब जब O और H आपस में क्रिया करते हैं तो क्या बनता है, H2O बनता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि जब ऑक्सीजन हाइड्रोकार्बन से क्रिया करेगी तो किसका निर्माण करेगी, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 का, है ना, और किसका, जल का। तो आपको थ्योरी में क्या लिखना है, ऑक्सीजन की हाइड्रोकार्बन से क्रिया कराने पर CO2 व H2O बनता है। ठीक है, इसके बाद ये रिएक्शन लिख लेना। ठीक है, अब दोस्तों इसको आपको बैलेंस करना है तो आप बैलेंस कर लो। ठीक है, C1 है, 1 है, H4 है, तो यहाँ पर कितना है, 2 है, तो आप 4 कर दो। ठीक है, अब O कितने हैं यहाँ पर, 2, तो 2 और 2 4, तो यहाँ पर आप क्या लगा दो, 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो ये दोस्तों इसके रासायनिक गुण हुए, जो हमने कितने पढ़े हैं, 5 पढ़े हैं। ठीक है, कितने पढ़े, 5। अब दोस्तों हम अंत में जो ऑक्सीजन है, इस ऑक्सीजन के उपयोग को समझते हैं। अब दोस्तों हम यदि उपयोग की बात करें तो वैसे आप हजारों उपयोग इसके लिख दोगे, क्योंकि आपको पता है ना, हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है ना। तो श्वसन में इसका उपयोग होता है ना, फेफड़ों में शुद्ध रक्त प्रवाहित करने में, जो हमारे फेफड़ों में शुद्ध रक्त होता है उसका प्रवाहित किसके द्वारा होता है, ऑक्सीजन के ही द्वारा होता है। ठीक है, अब दोस्तों आगे बात करें, है ना, तो जो रॉकेट ईंधन होता है, रॉकेट जो चलते हैं, उस रॉकेट ईंधन में भी हम द्रव O2 का प्रयोग करते हैं। ठीक है, O2 को पहले हम क्या करते हैं, द्रव अवस्था में लेके आते हैं और उस द्रव O2 का हम रॉकेट ईंधन में यूज करते हैं। ठीक है, अब दोस्तों रॉकेट ईंधन में द्रव O2 का उपयोग किया जाता है। इसके बाद दोस्तों जो नाइट्रिक अम्ल होता है, मतलब क्या, HNO3, ये नाइट्रिक अम्ल होता है। ठीक है, आपने देखा था जब नाइट्रिक अम्ल बनाने की मैंने ओस्टवाल्ड विधि बताई थी, तो हमने उसमें ऑक्सीजन का यूज किया था। ठीक है, तो ऑक्सीजन के द्वारा हम नाइट्रिक अम्ल का निर्माण भी करते हैं, और ऑक्सीजन के द्वारा जो सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसका निर्माण भी हम ऑक्सीजन के द्वारा ही करते हैं। ठीक है, तो ऑक्सीजन दोस्तों हम बहुत सारा यूज करते हैं, बहुत सारे इसके यूज है ना। तो दुनिया भर के आप लिख सकते हो, हजारों आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कुछ आपको यहाँ पर लिखा दिए है ना। तो आई होप दोस्तों कि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, मजा आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगली वीडियो में दोस्तों हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।